हेलो साथियों, जय हिंद। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस, जो कि बिहार बोर्ड से रिलेटिव है। आज जो है हम लोग इसके माध्यम से पढ़ेंगे अध्याय 16, जिसका शीर्षक है जल। ठीक है। ये जो वीडियो है आप लोग के लिए खास करके काफी इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर आप बीपीएससी का 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या 6 to 8 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो उसका तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। या अगर आप क्लास 6 के बच्चे हैं तब तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। अगर आप बिहार बोर्ड का साइंस उल्टाइएगा, ठीक है, और एक्स एस सी आर टी का पेज देखिएगा, तो पहला पेज में जो है जल के बारे में दिया हुआ है कि जल का उपयोग हम जो है किस प्रकार से करेंगे, नहीं करेंगे, उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया है, जल का उपयोग। तो ये तो पता ही है आप लोगों को, हमारे दैनिक क्रिया में जल का उपयोग जो है, नहीं, महत्वपूर्ण उपयोग निम्न है। जैसे पीने में उपयोग करते हैं, भोजन बनाने में करते हैं, सिंचाई में करते हैं, घर बनाने में करते हैं, सफाई करने में करते हैं। ठीक है। देखिए वैसे तो इसका आंसर और भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 6 के लेवल से जो है पढ़ रहे हैं, तो आपके एस सी आर टी बुक में जो दिया है मैंने बस उसी को कवर किया है। ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल के स्रोत के बारे में। तो जल के स्रोत मतलब क्या होता है कि जहाँ से हम जल जल प्राप्त कर सकते हैं, नहीं उसे क्या कहा जाएगा, जल का स्रोत कहा जाएगा। तो जल के स्रोत देखिए, कराई जल के विभिन्न स्रोत जो है, जैसे वर्षा है, झीलें हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, कुएं हैं, नलकूप है तथा हैंडपंप है। तो ये सब क्या है, जल के स्रोत हैं। इस सब जो है माध्यम से हम लोग जल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक चित्र के माध्यम से आपकी बुक में दिखाया गया है, जैसे देखिए ये कल है, चापाकल जिसको बोलते हैं, इससे भी हम लोग पानी निकालते हैं। ये नल है, ठीक है, इससे भी पानी हम लोग निकालते हैं। ये टंकी लगा हुआ है, इससे भी पानी निकालते हैं। ये क्या है, आपका नदी है या फिर तालाब है, इससे भी हम लोग जो है जल का निष्कासन करते हैं। या फिर ये कुआं है, नहीं, तो ये हो गया जल का स्रोत। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए समुद्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, नहीं तो उसको मैंने यहाँ पे कवर किया है। देखिए कह रहा है कि समुद्र जल अथवा सागरीय जल सागरों एवं महासागरों में पाए जाने वाला जल है। पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा समुद्र तथा महासागरों से घिरा हुआ है, तथा पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जो है जल से घिरा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पृथ्वी का कितना हिस्सा जो है जल से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 2/3 हिस्सा। ठीक है। कह रहे समुद्र तथा महासागर का जल काफी नमकीन एवं क्या होता है, खारा होता है। ठीक है। अगर हम समुद्र का जल या फिर महासागर का जल का उपयोग अगर करते हैं पीने के रूप में, हम उसे नहीं पी सकते, क्योंकि ये काफी ज्यादा मात्रा में क्या होता है, नमकीन होता है। चलिए कितना नमकीन होता है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कह रहा है कि समुद्र तथा महासागर की विशाल जल राशि का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता है। समुद्री जल का औसत खारापन 3.5% होता है। कितना होता है देखिएगा, समुद्री जल का औसत खारापन कितना होता है, 3.5% होता है। इसका अर्थ है कि प्रति किलोग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम जो है सागरीय नमक घुला हुआ होता है। नहीं, अगर 1 केजी जो है जल अगर हो, तो उसमें लगभग 35 ग्राम क्या होगा, जल की नमक की मात्रा होगा। तो ये समुद्री जल क्या होता है, खारा होता है। इसमें मुख्य रूप से जो है सोडियम Na+ मतलब क्या हुआ, सोडियम आयन, और क्लोराइड आयन मतलब Cl- के आयन होते हैं। ठीक है। नहीं, अब चलिए देखिए, अब आपके एससीईआरटी की बुक में जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, और इससे क्वेश्चन बनते हैं, पूछा भी गया है कई बार। पृथ्वी पर जो कुल जल की मात्रा है कितना है, 97.5% है। कितना है, 97.5%। इसी में अगर मान लीजिए स्वच्छ एवं मीठे जल की बात करें, तो वह जो है केवल कितना है, 2.5% ही है, जो स्वच्छ जल है या मीठा जल है, या इसे हम मृदु जल भी कहते हैं। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, देखिए मानव एवं जीवन जंतु के लिए मीठे पानी की उपलब्धता जो है कितना है, केवल 0.003% है। कितना है, देखिए 0.003% है, मतलब बहुत कम मात्रा में है। फिर भी हम लोग जल का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। नहीं, अतः हम लोग का कर्तव्य बनता है कि जल का दुरुपयोग जो है हम लोग नहीं करें। ठीक है। चलिए, अब इसके अगले पॉइंट में दिया है वाष्पन के बारे में, यहाँ पर हमको समझना है वाष्पन क्या होता है। देखिए जब जल को गर्म करते हैं, तो गर्मी पाकर जल भाप भाप समझते हैं क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। ठीक है। तथा वाष्प पुनः ठंडा होकर जल में बदल जाता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। नहीं, तो मान लीजिए जब किसी हम जल को गर्म करते हैं, तो जल जल गर्म होकर होकर क्या बनाता है, भाप बनाता है। भाप मतलब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, वाष्पन। नहीं, तथा वाष्प जो है फिर इसी वाष्प को हम लोग क्या करेंगे, अगर ठंडा करेंगे, तो ये फिर किसी क्या हो जाएगा, जल में बदल जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है। चलिए, क्या है कि जल को सूखने के लिए धूप तथा हवा जो है जरूरी होता है। नहीं, ये पॉइंट दिया हुआ है, इसे मैंने कवर किया यहाँ पे। क्या कर रहा है, जल को सूखने के लिए धूप तथा हवा का होना क्या है, जरूरी होता है। ये तो पता ही होगा हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है जल चक्र, इससे बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। यहाँ पे जल चक्र क्या होता है समझेंगे उसको। नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, समुद्र तथा महासागर की विशाल जलराशि का वाष्पन होने से बादल का निर्माण होता है। सही बात पढ़े हैं। जब मान लीजिए धरती का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े ना, जल गर्म होती है तो वाष्प बनता है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए इस वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, तो जल गर्म होगी, गर्म होगी तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। वाष्प जो है, देखिए, वाष्प जो है बादल का निर्माण करता है। नहीं, कह रहा है, काफी ऊंचाई पर वाष्प के इकट्ठा होने से यह जल छोटे छोटे बूंद के रूप में एक दूसरे के समीप आकर क्या करते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं। नहीं, फिर क्या करा, देखिए, काफी ऊंचाई पर बादल जल की छोटे छोटे बूंद, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल कणिका, तैरती रहती है। ये जल कणिकाएं आपस में मिलकर बड़े आकार का जल बूंद बनाती है। ये जल बूंदें इतनी भारी होती है कि वे जमीन पर गिरने लगती है। प्रकृति में इस प्रकार से जल से वाष्प से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल जमीन पाना क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। क्या प्रोसेस होता है, इसको हम आसान भाषा में समझेंगे। जैसे देखिए, वर्षा होती है, ठीक है, ये तो जो है जल लग जाता है। नहीं, और क्या होता है, यही जल जब धरती का या फिर वातावरण का तापमान बढ़ता है तो यही जल वाष्प बनकर के क्या होता है, उड़ जाता है और बादल का रूप ले लेती है। और यही बादल जो है फिर वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती है। तो यही जो प्रक्रिया है, ये क्या है, जल चक्र है। इसमें जरूरी है कि वर्षा का ही जल केवल आएगा। जैसे मान लीजिए नदी, अभी वर्षा का समय है तो नदी जो है पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो नदी में भी जो है धीरे धीरे जो है जल क्या होगा, वाष्प बन करके उड़ेगा। नदी हो, तालाब हो, जो भी हो, जो भी जल का स्रोत हो, सबसे क्या होगा, जल जो है धीरे धीरे वाष्प बन करके उड़ जाएगा और बादल का निर्माण करेगा। यही बादल फिर से जो है वर्षा के रूप में धरती पर आ जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है, जल चक्र है। इस चित्र के माध्यम से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के जल स्रोत हैं। नहीं, यहाँ से जल जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे है, ये तो जल नीचे आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जल स्रोत है। ठीक है, ये क्या है, नदी है या जो भी हो, तालाब है, ये नदी नहीं तो नहीं है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जल जो है वाष्प बन करके उड़ रहा है। नहीं, बादल बना रहा है। यही बादल जो है फिर वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है। तो यही जो प्रोसेस है पूरा, ये क्या है, जल चक्र है। तो आप लोगों को जल चक्र के बारे में पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जल चक्र से संबंधित और भी पॉइंट बनते हैं। इन गिरती हुई जल बूंदों को क्या कहा जाता है, तो वर्षा कहा जाता है। ठीक है, ये जो बादल जो बूंद के रूप में गिरता है उसे क्या कहा जाता है, वर्षा। कभी कभी ये जल कुछ बादल में तैरते रहते हैं तथा ज्यादा ठंडा होकर छोटे छोटे बर्फ के गोले बनाते हैं। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो ये वर्षा की बूंदों के साथ जमीन पर गिरने लगते हैं। बर्फ के इन टुकड़ों को ओला कहते हैं, नहीं कहते हैं पत्थर गिर रहा है। तो यही है, यही जल तो बादल बना देते हैं, लेकिन जब ज्यादा ठंडा होता है तो क्या होता है, बर्फ के छोटे छोटे गोले बन जाता है। और जब उसका आकार बड़ा हो जाता है तो ये जल के ही साथ धरती पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया है इसे क्या कहते हैं हम लोग, ओला गिरना कहते हैं। नहीं, उस पत्थर को क्या कहते हैं, ओला कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। फिर क्या कह रहा है कि इन जलाशयों तथा महासागरों के अलावा पेड़ पौधे की पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलता रहता है। नहीं, तथा पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। हम लोगों ने पीछे क्लास में भी पढ़ा था। नहीं, अ, पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो क्या करता है, मिट्टी से खनिज लवण ग्रहण करता है। ठीक है, खनिज लवण और जल ग्रहण करता है। और जो है पेड़ पौधों में दो तक पाए जाते हैं, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। तो जाइलम उत्तक का काम क्या है, धरती से जल और खनिज लवण का अवशोषण कर पत्तियों तक पहुंचाना। और ये पत्तियां क्या करता है, ठीक है, जल को जो है बाहर निकाल देता है। तो यही जो क्रिया है ये क्या कहलाएगा, ये जल वाष्प कहलाएगा। जल वाष्प नहीं, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, जल चक्र प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर जल का संरक्षण होता है। सही बात है। अगर मान लीजिए वर्षा नहीं होगा तो धरती पे क्या होगा, सूखा हो जाएगा। नहीं, हम लोग जो है खेती नहीं कर पाएंगे, ये वगैरह वगैरह बहुत समस्या हो जाएगी। ठीक है, भौम जल स्तर में क्या आएगी, काफी गिरावट आएगी। तो ये सब क्या है, अगर मान लीजिए का संरक्षण, जल चक्र नहीं होगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैंने बोला, क्या बोला, भौम जल के बारे में। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अभी अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है, भूमिगत जल। ये क्या होता है, देखिए, भूमिगत जल वह जल है जो जमीन के नीचे जमा रहता है। यह जल वर्षा के पानी से बनता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन में रिसता है। यह जल जमीन के अंदर चट्टानों के कणों के बीच अंतरकाशीय अंदर जो है रंध्रकाश में मौजूद होता है। नहीं, फिर क्या कर रहा है, देखिए, जमीन के नीचे जमा होने के बाद यह जल कुओं, नलकूपों और झरनों के जल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम लोग चापाकल के माध्यम से जो पानी निकालते हैं, जल निकालते हैं, वो कहाँ से आता है, यही भूमिगत जल रहता है। ठीक है, भूमिगत जल कैसा होता है, जैसे वर्षा होता है मान लीजिए,
तो सभी जल क्या होता है, पृथ्वी में तो पता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो ये जो ज़मीन जो है धीरे-धीरे जल क्या होता है, ज़मीन में रिश्ता रहता है। रिस रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है, रिश्ता रहता है और जो है चट्टानों के जो कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, उसमें जाकर के मौजूद रहता है, ठीक है? फिर इसी जल को जो है हम लोग नल के माध्यम से या फिर चापाकल के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है? या फिर पंप सेट की सहायता से नहीं, बाहर निकालते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या है देखिए, एक बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है यहाँ पर। कह रहा है कि यदि काफ़ी समय तक वर्षा न हो तो क्या होगा? देखिए मैंने बहुत सारा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। नहीं, अगर काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या हो सकता है देखिएगा, क्या होगा? वर्षा नहीं होगा तो तापमान बढ़ जाएगा, सही बात है। अगर वर्षा नहीं होगा तो क्या होगा? धरती का तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, मनुष्य जानवर की मौत हो सकती है। होगा ही, खेती नहीं हो सकती, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, अनाज, दाल, सब्जियों के दाम बढ़ जाएँगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, पीने के लिए जो है जल उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है? नहीं, इसके बाद क्या है देखिए, पेड़-पौधे नहीं होंगे, अन्न नहीं उपजेगा, चारों ओर हरियाली नहीं होगी, धरती में दरारें पड़ जाएँगी, सारी पृथ्वी वीरान हो जाएगी, ठीक है? वगैरह-वगैरह जो है बहुत सारी समस्या हो जाएगी। नहीं, अब इसी में आता है बाढ़ क्या होता है देखिए, तथा वर्षा ऋतु में धरती पर सभी जल स्रोत पहले भरते हैं तथा अधिक वर्षा से नदियों नदियों द्वारा जल समुद्र की ओर बढ़ता है, ठीक है? लेकिन यदि नदियों को बाँध दिया जाए, ठीक है? तो नदियों के जल क्षेत्र में जल जमाव होने लगता है। अगर जल जमाव 1-2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे खेत, खलिहान, घर, सड़क, पुल-पुलिया जल में डूब जाते हैं। यही स्थिति क्या कहलाती है? बाढ़ बाढ़ कहलाती है, ठीक है? देखिए, क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है किसी खास क्षेत्र में अतिवृष्टि बाढ़ का प्रमुख कारण है। नहीं, किसी खास क्षेत्र में जो है जल का अतिवृष्टि, यहाँ पे जल थोड़ा-सा मिसप्रिंटिंग है। जल का जो अतिवृष्टि जो है मतलब जल की उपलब्धता अगर ज़्यादा हो जाए तो वही क्या है? बाढ़ का कारण है। या वर्षा ज़्यादा मात्रा में हो, वो भी क्या है? बाढ़ का कारण है, ठीक है? वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वर्षा के बारे में। कह रहा है कि दूसरा प्रमुख कारण है वर्षा जल के प्रवाह को जो है अप्राकृतिक रूप से रोकना या फिर बाँध देना। जैसे मान लीजिए नदियों में पानी तो आता है, ठीक है? और फिर उसको अगर हम बाँध बना कर के रोकते हैं, तो यही जो है बाँध अगर जल की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है, तो बाँध टूट जाता है और जो है बल कहते हैं बाढ़ का रूप ले लेती है, ठीक है? अब इसमें देखिए आपके सीईआरटी बुक बुक में जो है एक पॉइंट दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। नहीं, मैंने इसको जो है बढ़िया से कवर किया है। देखिए कह रहा है हमारे राज्य के उत्तरी सीमा हिमालय तक उत्तरी सीमा जो है हिमालय का क्या है? तराई क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र की नदियाँ वर्षा के मौसम में जल के साथ भूस्खलन की मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू लेकर वेग से समतल मैदानी क्षेत्रों में उतरती है तथा गंगा या फिर अन्य नदियों के द्वारा समुद्र की ओर जाना चाहती है। पर रास्ते में हमने नदियों को बाँधने का कार्य किया है, अतः नदियों की धारा मुड़कर नए-नए क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ठीक है? तो हमारा जो राज्य है क्या कर रहा है उत्तरी सीमा का जो है क्या है हिमालय का तराई क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र की नदियाँ वर्षा के मौसम में जल के साथ भूस्खलन की मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू लेकर वेग से में समतल मैदानी क्षेत्रों में उतरती है तथा गंगा या अन्य नदियों के द्वारा समुद्र की ओर जाना चाहती है। पर रास्ते में हमने क्या किया नदियों को बाँधने का कार्य किया है। अतः नदियाँ की धारा जो है मुड़कर नए क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति क्या करती है उत्पन्न कर देती है। ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो हमारा राज्य जो है किस ओर है? तो देखिए हिमालय का तराई क्षेत्र में है। किस ओर है? उत्तरी सीमा हमारे हमारे राज्य की जो उत्तरी सीमा है, हमारा राज्य जो बिहार है, उसकी उत्तरी सीमा क्या है? तो हिमालय का तराई क्षेत्र में है। ठीक है? बिहार की चौहद्दी पता होगा आपको। उत्तर में क्या है? नेपाल है। नहीं, चलिए अभी सूखा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सूखा क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। यह तब होता है जब लंबे समय तक वर्षा नहीं होती है। इससे पानी की कमी हो जाती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। ठीक है? देखिए सूखा क्या होता है? सूखा ऐसा नहीं कि 2 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा या महीनों रह सकता है या फिर वर्षों तक रह सकता है। अब देखिए सूखा तब होता है जब मासिक वर्षा सामान्य मासिक वर्षा की 60% या उससे कम हो और वार्षिक वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा से 75% या उससे कम हो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने प्रतिशत जो है मासिक जो वर्षा कम हो तो सूखा आएगा? तो 60% और वार्षिक वर्षा की बात करें तो 75% से अगर कम वर्षा हो, तो सूखे की स्थिति आ जाएगी। ठीक है? चलिए आपके सीईआरटी बुक में एक पॉइंट होगा जिसे हम लोग नोट के माध्यम से देखेंगे। उससे पहले एक और पॉइंट कवर करेंगे हम लोग। करें किसी मौसम में प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा उसके दीर्घकालिक औसत मूल्य के 25% से क्या होता है? कम होता है। ठीक है? चलिए एक पॉइंट है बुक में उसके बारे में हम लोग समझेंगे। दक्षिण बिहार में नदियों का वैसा संजाल नहीं है तथा वर्षा का परिमाण भी कम है। अतः कभी-कभी दक्षिण बिहार सूखे की चपेट में तथा उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। अतः हमें वैज्ञानिक जल प्रबंधन करने की ज़रूरत है। जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ से सूखे क्षेत्र में जल पहुँचाने की ज़रूरत है। तो उत्तरी बिहार की तुलना में दक्षिणी बिहार में क्या होता है? ज़्यादा सूखे की मात्रा होती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
वर्षा के जल का संग्रहण। देखिए वर्षा जल का संग्रहण हम लोग कैसे करेंगे? वर्षा के जल को एकत्र करना, उसका भंडारण करने के बाद उपयोग में लाना, जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के उपाय है। इस उपाय द्वारा जल एकत्र करने को वर्षा जल क्या कहते हैं? संग्रहण कहते हैं। ठीक है। फिर देखिए क्या है, कह रहा है कि गांव में प्रायः घर मिट्टी कच्चे गारों पर बना होता है तथा उस पर खपरेल का झुका हुआ छत होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छत के छानी अथवा ओटी से गिरती रहती है। ओटी को कहीं कहीं पहाड़ भी कहते हैं। ठीक है। इस ओटी के नीचे यू आकार का एक लंबा बेलनाकार टीन का जो है छानी लगाने से वर्षा का जल छानी से बहाकर जमीन के गड्ढे में जल को एकत्रित किया जाता है और गांव के सभी लोग, ठीक है, क्या कर रहे हैं देखिए, गांव के सभी लोग अपने-अपने घरों में इस तरह की छानी लगाकर एक विशाल गड्ढा खोदकर जल का संग्रहण कर बड़े तालाबों का निर्माण करते हैं। ठीक है? तो गाँव में जाइएगा तो आप लोग देखिएगा छप्पर होगा या फिर क्या होता है छत, जिसके माध्यम से जल नीचे गिरता है और लोगों के द्वारा गड्ढा-वड्ढा खोद करके जो है इसे क्या किया जाता है? संग्रहण किया जाता है। ठीक है? चलिए देखिए, शहरों में अधिकतर पक्के मकान होते हैं तथा कहीं-कहीं खपरेल छत वाले मकान भी होती है। पक्के मकान के छत पर एकत्र वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टैंक में पहुँचाया जा सकता है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? जल संग्रहण कर सकते हैं। ठीक है? वैसे सबसे ज़्यादा जल संग्रहण की ज़रूरत है तो पेड़ हमें लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है वर्षा कराने में सहायक होता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है लगाना चाहिए हम लोगों को, पेड़-पौधा लगाना चाहिए, ठीक है? अभी हम लोग इस चैप्टर को पूरा डिटेल्स के साथ किया, कवर किया। नहीं, 6 लेवल पे इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, हम लोगों ने पूरा डिटेल्स के साथ एकदम लाइन बाय लाइन देखा। अभी हम लोग अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है? अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर। सबसे पहला क्वेश्चन है इस बार, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि जल की वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो पता ही है, वाष्पन कहते हैं। ठीक है? इसके बाद फिर क्या है देखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोगों ने इसको भी पढ़ा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। ठीक है? इसके बाद है 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा न होने से उस क्षेत्र में डॉट होने की संभावना होती है। तो क्या हो सकती है? देखिए अकाल होगी या फिर भुखमरी होगी या फिर सुखाड़ भी हो सकता है। ठीक है? और फिर क्या है? अत्यधिक वर्षा से आती है। अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? तो बाढ़ आती है। नहीं, इसके बाद है निम्नलिखित में से प्रत्येक का संबंध क्या वाष्पन अथवा संघनन से है? तो देखेंगे हम लोग किसका संबंध वाष्पन से है और किसका संबंध जो है संघनन से है। तो देखिए गीले कपड़ों पर इस्त्री करने से भाप का ऊपर उठना क्या कहलाता है? ठीक है? तो उसे क्या कहा, वो तो क्या हो जाएगा? वाष्पन हो जाएगा। ठीक है? फिर है सर्दियों में प्रातः काल कोहरे का दिखना, क्या है ये? तो ये संघनन है। नहीं, फिर क्या कर रहा है? गीले कपड़ों से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है। तो ये कौन सी क्रिया है? तो वाष्पन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। फिर देखिए गर्म छड़ पर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना क्या कहलाता है? तो ये भी वाष्पन कहलाता है। ठीक है? फिर क्या कर रहा है? बादल कैसे बनते हैं? देखिए पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा है, जिसमें कहीं तालाब तो कहीं नदी तो कहीं विशालकाय समुद्र तथा कहीं महासागर जो है तथा महासागर जो है जल से भरा हुआ है। ठीक है? ये जलाशय के जल सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प में बदल जाते हैं और यही वाष्प, ठीक है, काफ़ी ऊँचाई पर पहुँचकर संघनित होकर बादल बन जाते हैं। नहीं, और भी है इसका, 2 तरह से बादल बनता है। दूसरी तरफ पेड़-पौधे ज़मीन से जल को खींचकर पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जित करते हैं और ये जल कणिकाएँ ऊपर जाकर ठंड पाकर आपस में संघनित होकर बादल का निर्माण करते हैं। अर्थात वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के उपरांत जल कणिकाएँ ऊपर जाकर संघनित होकर बादल का निर्माण करती है। ठीक है? फिर देखेंगे गाँव में जल का संग्रहण कैसे करेंगे, ये तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। वर्षा के जल को एकत्र करना तथा भंडारण करने के बाद उपयोग में लाना, जल की उपलब्धता में वृद्धि करना आदि को जल संग्रहण का आयाम कहते हैं। गाँव में प्रायः घर मिट्टी तथा कच्ची पक्की या ईंटों से बना होता है। ठीक है? फिर देखिए जिस पर खपरा या छत रहता है, सही बात है। खपरेल के मकान में कुल्हाड़ी के द्वारा जल को एक जगह पर गिराते हैं, फिर नाली के द्वारा एक बड़े गड्ढों में जमा कर लेते हैं। दूसरी तरफ छत वाले मकान से नाली के माध्यम से गड्ढों में जल को जमा करते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार इस जल का प्रयोग पीने से लेकर सिंचाई तक करते हैं। ठीक है? फिर क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएँगे। क्या कर रहा है? वर्षा के दिनों में कपड़े जल्दी क्यों नहीं सूखते? तो देखिए वर्षा के दिनों में हवा में आर्द्रता या नमी की मात्रा बहुत अधिक रहती है। ठीक है? क्या करा जाए, यदि हवा चलती भी है, तो उसमें उपस्थित जलवाष्प कपड़े फिर से सोख लेती है, यानी वायुमंडल में उपस्थित नमी के कारण वर्षा ऋतु में कपड़े जल्दी नहीं सूख पाते। इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी डिटेल्स के साथ अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर के साथ चैप्टर को समाप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद।